नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10वीं की रसायन का पहला चैप्टर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और आप इस चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है? यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अकेले पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण का मतलब हो गया किसी दूसरे गुण वाले, क्या करेगा? नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो वह अभिक्रिया हमारी हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होगी? तो पहला है, रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्था का परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती ठोस अवस्था है। ठीक है, अब मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाने पर वो क्या होती है? द्रव अवस्था, यानी पिघलती है। ठीक है, और गैसीय अवस्था, कुछ उसका भाग गैस के रूप में रूपांतरित भी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था यानी कि उसका जो ठोस द्रव गैस की अवस्था है, वो अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उदाहरण था, मोमबत्ती को जलाने पर उसका मोम यानी कि ठोस, उसका मोम ठोस जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तथा जल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देखा आप लोगों ने कि मोमबत्ती को जलाने पर उसका मोम जो है वो ठोस अवस्था में रहता है और उसको जलाकर क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था और जल यानी कि द्रव में वो परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन। अब मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें रंग का बदलना स्वाभाविक है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन होता है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन को सल्फर डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित करने पर विलयन का नारंगी रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उसमें जो अम्लीय विलयन है, उसका अम्लीय विलयन है, उसमें किसको? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस को अगर डालते हैं तो उसका जो विलयन का रंग है नारंगी से क्या हो जाता है? हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए रासायनिक गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस की उत्पत्ति, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस भी तो उत्पत्ति होगा। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे उदाहरण में है दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। किसके किसके साथ होती है? दानेदार जस्ता की अभिक्रिया। जस्ता यानी कि जिंक की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जैसे कि Zn है प्लस 2HCl अगर हो गया, तो इसका अगर अभिक्रिया होता है, यानी कि जस्ता का अभिक्रिया हम किसके साथ चला रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ, ये बन जाता है ZnCl2 प्लस H2, ये हमारी गैस बन जाती है। कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके साथ आप देखिए जस्ता की अभिक्रिया अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो जैसे कि Zn है प्लस H2SO4 अगर होता है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ZnSO4 अब प्लस में H2, इसमें भी गैस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है, अब है रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप, जैसे कि आप लोगों ने कली चूना किया होगा। कली चूना का मतलब हो गया जैसे कि जो अपनी सफेदी वगैरह जो हम लोग करते हैं घरों की दीवारों पर। एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है मैट्रिक के एग्जाम में कि वह पदार्थ का उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं। तो उसका होता है कली चूना, CaO। तो कली चूना को अगर हम लोग घोलते हैं तो घोलने के बाद जो विलयन आता है, उस विलयन का तो हम लोग उपयोग दीवारों में पेंट करने के लिए कर देते हैं। लेकिन विलयन को
जब पेंट करते हैं तो उसका कुछ अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब हो गया पेंदी में, बाल्टी की पेंदी में कुछ मात्रा में वो बच जाता है, तो वो अवक्षेप हो गया। अवक्षेप का मतलब कि वह ठोस पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, शेष भाग बच जाता है। तो देखिए, दो पदार्थों के विलयनों को मिलाने पर उनके बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप का मतलब हो गया अभिक्रिया तो हो ही रही है, ठीक है। अब विलयन के ठोस पदार्थ पृथक हो जाता है, यानी ठोस पदार्थ, विलयन जो होता है द्रव अवस्था में होता है, उसके बाद जो उसका ठोस पदार्थ जो बच जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। और जो पदार्थ बच जाता है उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं, प्रक्रिया अवक्षेपण। और जो पदार्थ जो बच जाता है उसे कहते हैं अवक्षेप। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयनों को एक साथ मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। आप लोगों को क्वेश्चन भी आएगा कि कारण बताएं, सॉरी कारण बताएंगे क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप, इसका समीकरण हम बता देते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगर ये दोनों को अभिक्रिया कराया जाएगा तो बनता है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऊर्जा परिवर्तन का मतलब हो गया कि ऊर्जा का तो ना तो क्या होता है उत्पत्ति होती है, ना ही ह्रास होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते जाती है, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मा के रूप में होता है, तो कुछ में प्रकाश के रूप में, कुछ में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है, कुछ में किसके रूप में, प्रकाश के रूप में। तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर दो तरह की अभिक्रिया है। ऊष्मा के आधार पर दो तरह की अभिक्रिया है। कौन कौन सी दो अभिक्रिया है, तो उसको हम बता देते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, देखिए नाम में स्पष्ट है। ऊष्मा क्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा ली जाती है, तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे है आपको प्रकाश के रूप में ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। ये भी रासायनिक अभिक्रिया दो तरह की होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश का अवशोषण करने पर ही संपन्न हो जाती है, यानी प्रकाश उस पर पड़ा, वो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, यानी पूर्ण हो गई, तो वे क्या कहलाएंगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश अपघटन। यानी सूर्य के प्रकाश से ही वो क्या है, कोई पदार्थ अपघटित हो जाता है, या सूर्य के प्रकाश में ही जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन नाम से स्पष्ट है, संयोजन यानी कि जब कोई भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तत्व या यौगिक, 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तत्व किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। और क्या है, यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक जब दो तत्व आपस में किसी निश्चित अनुपात में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक होता है, ठीक है। तो संयोजन
अभिक्रिया क्या है? संयोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। परस्पर यानी आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से उसके गुण से बिल्कुल भिन्न गुण वाले दो या अधिक पदार्थ बनते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मानव शरीर में भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया है। मानव के शरीर में अगर भोजन पचता है तो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वगैरह का निर्माण होता है, जो मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो यह क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण द्वारा विस्थापित कर देती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कोई भी जो है वो एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, एक दूसरे को विस्थापित कर देता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण हम बता देते हैं। Na प्लस HCl, तो ये होगा क्या? NaCl प्लस H2। अगर यहाँ दो दो लग जाता है तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? HCl जो है क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन विस्थापित कर दिया गया किसके साथ? सोडियम के साथ। यानी सोडियम ने क्या किया? हाइड्रोजन से क्लोरीन अपने में विस्थापित कर लिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का एकल विस्थापन, यहाँ एक ही तत्व विस्थापित हो रहा है, यानी कि क्लोरीन जो था वो किसके साथ विस्थापित हो गया? सोडियम के साथ। तो NaCl बन गया। अब है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया जैसे कि आपको हम लोग एक उदाहरण बता देते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया का होगा CuCl2 प्लस CaSO4। ठीक है। अगर यहाँ पर है कैल्शियम, सॉरी ये होगा आपका कॉपर क्लोराइड और ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों अगर अभिक्रिया करते हैं तो ये बन जाता है CuSO4 प्लस CaCl2। यानी इसका जो एलिमेंट था वो इसके साथ आ गया और ये जो एलिमेंट था वो इसके साथ आ गया, यानी कि ये CuSO4 कॉपर सल्फेट और CaCl2, यानी कि SO4 जो ये था ये कॉपर के साथ आ गया, क्लोरीन किसके साथ चला गया? कैल्शियम के साथ। ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन, यानी कि उसका साथी उसके पास और उसका साथी उसके पास, ठीक है, पहुंच गया, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया तो यह विलयन में होने वाली एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। पृथक होने वाला पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। पहले भी बता चुके हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद, जैसे कोई विलयन बन रहा है तो उसमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में बच जाता है। जो ठोस के रूप में जो पदार्थ बचता है वह क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब हो गया कि वह न्यूट्रल अभिक्रिया होना चाहिए। जैसे कि अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अम्ल है और लवण है, अम्ल और क्षार है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपका हो जाएगा HCl और इसका उदाहरण दे रहे हैं NaOH। अब देखिए ये अम्ल है, ये भस्म है। NaOH अम्ल किसे कहेंगे और भस्म किसे कहेंगे? अम्ल जो है
वह क्या होता है, जल में घुलने पर H+ आयन देता है और भस्म जो है जल में घुलने पर OH- आयन देता है। ये हम अगली कक्षा में बताएंगे, इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे तब अगला वीडियो मिलते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए ये अम्ल था, ये भस्म था, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या है, NaCl प्लस H2O, यानी ये जल बन गया और ये क्या बन गया, लवण। तो ये था हमारे पास अम्ल, ये था क्षार, ये दोनों मिलकर बना ये लवण बन गया और क्या बन गया, जल बन गया। यहाँ कहा क्या रहा है, अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। आप देखिए वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत अपघटन देखिए विद्युत अपघट्यों धातु के ऑक्साइड और क्लोराइड आदि की द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उनको अपघटित करने की प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। यानी कि वैद्युत अपघट्य की द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करे, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें अगर प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, कोई भी पदार्थ टूट जाता है, जब टूटता है तो उसके द्वारा जो अपघटन होता है उस अपघटन को कहा जाता है वैद्युत अपघटन। तो अब अम्लीकृत जल के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस और कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। यानी हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर। जल का अगर विद्युत विच्छेदन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन है धनात्मक तो वो जाएगा ऋण पर यानी कैथोड पर, और ऑक्सीजन है क्या ऋणात्मक तो वो चला जाएगा एनोड पर। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का और पृथ्वी के से जल का अवशोषण करके अपना भोजन क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश बट्टा क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2, इसे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी कहा जाता है, जो आपको 2 नंबर में बायोलॉजी में पूछ देता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, ये प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जल से अवशोषण करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा एक बार फिर, समीकरण 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल = C6H12O6 + 6O2। ठीक है। उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अपघटन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है, प्रकाश रासायनिक अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अपघटन। यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा अगर कोई पदार्थ विघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश रासायनिक अपघटन। जैसे 2AgCl, सूर्य का प्रकाश इसमें लगा तो 2AgCl, इसको अगर सूर्य का प्रकाश में तोड़ते हैं यानी सनलाइट लग रहा है इस पर तो बनेगा 2Ag प्लस में Cl2। अब देखिए उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है, यह वह अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। ऑक्सीकरण या अपचयन, उपचयन है। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इसे हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए अपचयन, अपचयन, उपचयन में ऑक्सीकरण, अपचयन में अवकरण, यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का विस्थापन होगा तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपको अवकरण। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है, अतः इन्हें उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। उपचायक यानी ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, वह पदार्थ जो स्वयं अपचायित होकर दूसरे पदार्थ को उपचायित करता है। ऑक्सीजन एवं पोटेशियम परमैंगनेट उपचायक के उदाहरण है, यानी कि जो खुद उपचायित होकर यानी कि ऑक्सीकृत होकर दूसरे पदार्थ को भी ऑक्सीकृत करता है तो वह ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक किसे कहेंगे, वह पदार्थ जो स्वयं
उपचायित होकर दूसरे पदार्थ को उपचायित करता है वह क्या कराएगा, अवकारक कहलाएंगे। अवकारक वह पदार्थ है जो खुद अवकृत होकर दूसरे पदार्थ को अवकृत करता है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे पदार्थ को भी ऑक्सीकृत करता है। उसको थोड़ा हिंदी में कर दिया है। अब उपचयन को आप सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, ये नहीं होगा, यहाँ पर है ऑक्सीकृत। ऑक्सीकारक क्या होगा, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर, ऑक्सीकृत होकर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और यहाँ पर वह पदार्थ जो स्वयं अवकृत होकर दूसरे पदार्थ को अवकृत करता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को दूसरा नाम है, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभिकारक किसे कहते हैं, दूसरा होता है प्रतिफल किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। अभिकारक क्या होगा, अभिकारक होगा क्या, अभिकारक होगा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे, और प्रतिफल क्या होगा, प्रतिफल वह होगा जो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, वही है यहाँ पर। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी ये दोनों जो है आपका वो क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएंगे, और ये जो आपका बना है नया पदार्थ वो क्या कहलाएगा, उत्पाद या प्रतिफल कहलाएगा। हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पूछता भी है। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का सरल एवं संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से अगर हम लोग निरूपित करते हैं तो वह चीज क्या कहलाता है, वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण है, मैग्नीशियम को वायु तथा ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो समीकरण हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम का आ गया Mg, ऑक्सीजन का आ गया O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या होगा, दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए Mg सिंगल है, यहाँ Mg सिंगल है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन डबल है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, ये क्या किया गया, यहाँ पर 2 लगा दिया गया तो 2Mg 2O हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा, यानी संतुलित समीकरण में 2Mg हो गया, O2 है तो पहले से, तो यहाँ पर भी 2Mg हो, ठीक है। अब देखिए संतुलित रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्व की कुल परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान नहीं होती है, या तत्वों का कुल द्रव्यमान समान नहीं होता, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे अभिक्रिया का खाका समीकरण भी कहा जाता है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, दोनों तरफ के तत्वों की संख्या क्या हो, समान न हो, तो वह कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यानी तत्वों का कुल द्रव्यमान समान हो, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आप देखिए संतुलित रासायनिक समीकरणों का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले या बाद में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या
समान रहती है। रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए रासायनिक समीकरणों का संतुलन होना अत्यधिक आवश्यक है। यानी समीकरण को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। इस पर हम क्या कहते हैं एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना भी सिखाएंगे, क्योंकि यह जो है समीकरण को संतुलित करना कभी कभी दो समीकरण संतुलित करने के लिए लघुत्तरीय में डाल दिया जाता है, नहीं तो दीर्घोत्तरीय में भी एक बार पूछ दिया। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक नंबर के रहते हैं, 5 समीकरण दिए रहेंगे, उन्हें आप लोग संतुलित करना है। किस प्रकार संतुलित कीजिएगा वो फिर हम एक अगला वीडियो बनाते हैं उसमें बता देंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल का नाम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिएगा, साइंस स्टडी पॉइंट घटो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नए नए वीडियो डालते रहते हैं उन वीडियो को आप समय से देख सकें और अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन के प्रभाव। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब हो गया क्या, हमारे घरेलू जो भी है दिनचर्या वाले जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में हमारा क्या क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपकारण, तो उसमें क्या कहते हैं दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन के प्रभाव। तो श्वसन, देखिए श्वसन क्या है, श्वसन मंद अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी ये अपचयन क्या होता है, मंद का मतलब है धीरे धीरे अपचयन होता है, धीरे धीरे अपचयन होता है। मंद अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जिसमें वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित भोजन के अणु उपचायित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और यह गैस हमारे द्वारा श्वास द्वारा छोड़ने से के क्रम में बाहर निकाल दी जाती है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वह ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे भोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि वो उसे पचाता है। पचाने के फलस्वरूप क्या होता है, क्या क्या है, उपस्थित भोजन के अणु उपचायित हो जाते हैं, सब टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस जो हम लोग श्वसन के द्वारा क्या होते हैं छोड़ देते हैं बाहर, यह गैस हमारे द्वारा श्वास छोड़ने के क्रम में क्या होता है शरीर से बाहर निकल जाती है। जो ऊष्मा आती है उससे हम लोग अपने कार्य करते हैं, ठीक है। दहन क्या है, दहन उपचयन अपचयन वह अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दहनशीलता पदार्थ जैसे लकड़ी कोयला आदि के जलने से उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है। यानी दहन का मतलब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप क्या है, ऊष्मा निकलती है। संक्षारण क्या है, संक्षारण धातुओं की एक परत के बाद दूसरी परत का नष्ट होते जाना संक्षारण कहलाता है। इसमें धातुएं वायु में विद्यमान नमी और गैसों के प्रभाव के अंतर्गत धीरे धीरे उपचायित होती है, धीरे धीरे। यानी कि देखो संक्षारण जो होता है वो एक बार में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम नया साइकिल लिए तो कल से थोड़े दिन पर क्या कहते हैं जंग लगना शुरू हो जाएगा। जंग लगने के लिए उसे वायु के साथ या जलवाष्प के साथ संपर्क में आना जरूरी है। वो 1 साल 2 साल 4 साल के लिए था। हम जो जितना कहते हैं अपने साइकिल के रिम वगैरह को पोंछते रहेंगे उतना देरी से हमें क्या होगा, रिम में जंग लगेगा। नहीं तो अगर हम जैसे कि कीचड़ वगैरह लगा हुआ वैसे ही छोड़ देंगे तो मालूम चलेगा 6 महीने जाते जाते ये क्या होता है, रिम खत्म हो गया। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि धातुओं की एक परत के बाद दूसरी परत के नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। एक परत के बाद दूसरी परत क्या है, नष्ट हो जाती है तो संक्षारण कहलाता है। तो धातु में वायु में विद्यमान नमी, वायु जो हवा में जो नमी रहता है उसके द्वारा गैसों के प्रभाव से धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाती है, उपचायित हो जाती है। लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत, जिसे हम लोग जंग के नाम से जानते हैं। चांदी के ऊपर काली रंग की परत, चांदी की पायल वगैरह के आप लोग देखेंगे कुछ साल 6 महीने के बाद काली रंग की परत चल जाती है। तांबे के ऊपर हरी रंग की परत का चढ़ना क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, लोहे को दीर्घ काल के लिए आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर एक लालिमा युक्त भूरा और पपड़ीदार पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग का सूत्र होगा ये FeO2 × XH2O, जिसे हम लोग जंग का सूत्र भी कह सकते हैं। ये X के जगह पर 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, यानी कि जल की मात्रा। भोजन का पचना, भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा भी मुक्त होती है। हम जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, यह मुक्त ऊष्मा हमारे शरीर का ताप कायम रखती है। जो मुक्त ऊष्मा होती है वह हमारे शरीर का टेम्परेचर बरकरार रखती है, ठीक है। भोजन का दुर्गंधित होना, देखिए गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा या घरों में भी यूज देखा होगा कि सुबह में जो दाल बनता है वो दोपहर के बाद जाता है खट्टा हो जाता है। क्या, क्यों खट्टा होता है, तो देखिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होकर खाद्य पदार्थों को दूषित
दुर्गंधित बना देते हैं। इस प्रकार भोजन को बासी भोजन कहलाते हैं, जिनके गंध एवं स्वाद क्या थे, अप्रिय हो जाते हैं। गंध और स्वाद देखिए भभकना चालू कर देगा, दाल वगैरह खट्टा नजर मतलब किसी की दूसरे सेंट मार देगा, यानी दुर्गंधित लगता है। तो ये क्या होते हैं, जो भोजन को दुर्गंधित करने के लिए भी ऑक्सीकृत अपचयन और उपचयन होता है उसमें। भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के अन्य उपाय, अब रुकेगा कैसे, भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के उपाय क्या है, भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में या वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर उसका उपचयन को कम किया जाता है। वायुरुद्ध का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी भी चीज को बर्तन में रखते, वहां पर बाहरी गैस ना पहुंचे, फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर लो रहेगा, जीवाणु पनप नहीं पाएंगे, उसके कारण क्या होता है, वो शुद्ध रह जाएगा, सामान जो है खराब नहीं होगा सामान। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा या तेल के अपचयन को रोकने वाला पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट देखिए हम लोग अचार बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, तेल को गर्म करके मिला देते हैं, अचार हमारा 2 महीना 4 महीना के लिए क्या होता है, वो खाने योग्य रहता है। नहीं तो अगर उसे ठंडा तेल में अगर सॉरी जैसे कि सरसों तेल है सीधे डाल देंगे तो क्या होगा, जल्दी ही खराब हो जाएगा। ठीक है, कच्चा तेल नहीं डाला जाता है। वहाँ देखिएगा आप लोग अपनी मम्मी या दादी वगैरह को तो तेल को कड़का के गर्म करके भी क्या कहते हैं अचारों में प्रोवाइड करते हैं। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, दहन में जलने वाले पदार्थ को दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो जलता है उसे हम लोग दहनशील कहेंगे, वैसे पदार्थ जो नहीं जलते उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदहनशील। ठीक है, अदहनशील और ज्वलनशील वे पदार्थ से ईंट पत्थर वगैरह है, बालू आदि जो जलते नहीं है, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ का जलना, कोई भी पदार्थ वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने ज्वलन ताप पर जलना प्रारंभ करता है। ठीक है, ज्वलन ताप किसे कहेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, या वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ को वह ताप जो है उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा। अब ज्वाला क्या है, ज्वाला, ज्वाला जो है आपका जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। दहन में ज्वाला तभी उत्पन्न होती है जब दाह्य पदार्थ और दहन के पोषक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। दहन पदार्थ और गैसीय अवस्था यानी कि ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड होगा सही ढंग से, और क्या कहते हैं सो दाह्य पदार्थ जो जलने वाला पदार्थ है वो दोनों रहेगा, तभी ज्वाला उत्पन्न होगी। अतः जब कोई दाह्य पदार्थ अपनी वाष्प अवस्था में जलता है तब वह क्या कहलाते हैं, ज्वाला उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। ज्वाला के क्षेत्र, गुणसेंस, ज्वाला के विभिन्न रंग एवं ताप वाले 4 क्षेत्र, पहला नीला क्षेत्र है, काला क्षेत्र है, दीप्त क्षेत्र है और अदीप्त क्षेत्र है। 4 क्षेत्र होते हैं। नीले क्षेत्र में माचिस की तीली नहीं जलती, यानी ज्वाला के नीले क्षेत्र में दहन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता है, यही कारण है कि इसमें माचिस की तीली जलाने पर वह तुरंत नहीं जलती है। तो देखिए दहन में मोमबत्ती अगर जलाते हैं तो उसमें 4 तरह का होता है, एक होता है नीला भाग, एक होता है काला क्षेत्र, एक होता है दीप्त क्षेत्र, एक होता है अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र जो नहीं जलता है, दीप्त क्षेत्र जो दिखाई देता है। काला क्षेत्र में जो चरखा वगैरह लगता है बर्तनों में उसमें क्षेत्र हो गया। नीला क्षेत्र क्या होता है, ये सबसे टॉप में रहता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करवाया पहले चैप्टर का। तो ये रिवीजन अगर आप लोग समय समय पर देखते रहिएगा, दोहराते रहिएगा, तो इससे क्या होंगे, आपके लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो क्या हो, वे भी इस वीडियो को देखकर अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंस ला सके और तैयारी को मजबूत बना सके, ताकि हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं ताकि आप लोगों का भी रिजल्ट बेहतर से बेहतर बने। ठीक है, तो आगे के वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सकते हैं उतना शेयर कीजिए, दोस्तों को कहिए शेयर, लाइक और कमेंट करने के लिए। जो आपको दिक्कत है, जो परेशानी है, या जिस चीज़ का कहिएगा वीडियो बनाने के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर मुझे क्या कहते हैं समीकरण को संतुलित करने वाला वीडियो बना दीजिए या बनाइए उसके बारे में, या जो आपको कठिन लगता है, जो प्रश्न आपको कठिन लगते हैं उन प्रश्नों को भी आप वीडियो बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसे देखकर उस पर आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा सकते हैं। धन्यवाद।